हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी इन माय वे। आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं सेल एंड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, जिसको बनाने के लिए 13 कमिटीज़ का गठन हुआ था, जिसमें आपको पता है कि चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी भीमराव अम्बेडकर सर जी थे। और उस समय पे जिस समय ये बना 1949 की हम बात कर रहे हैं, उस समय इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो इसमें 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स और 104 अमेंडमेंट्स अब तक हो चुके हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लॉन्गेस्ट नोन कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ ऑल दी रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस। जी हाँ, और इसका भी हमने आपको बता ही दिया। अब थोड़ा सा अगर कंपेरिजन करके देखें तो अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन में 7 आर्टिकल्स थे, विच इज़ लेस देन 5000 वर्ड्स। कनाडा 1982 की अगर हम बात करें 147 आर्टिकल्स थे, विच इज़ अप्रॉक्स 6500 वर्ड्स। ऑस्ट्रेलिया में 128 आर्टिकल्स थे। तो आप कंपैरिजन में देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी से इतना आगे है। लेकिन आगे होने के ये रीज़न्स क्या हैं, उसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं। पहला, जोग्राफिकल फैक्टर्स, क्योंकि आपको पता है कि कंट्री में इतनी डाइवर्सिटी है, लैंग्वेजेस है इतनी सारी हैं, हम लोग इतने सारे रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, तो उनके बीच में एक समानता और सबके लिए आपस में रिस्पेक्ट बनाने के लिए कई सारी चीज़ें रखी गई हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। दूसरा फैक्टर है आपका हिस्टोरिकल फैक्टर्स है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो मेजर पार्ट है वो हमने इसमें इंक्लूड किया है, बिकॉज इट वाज द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट वाज रियली इम्पोर्टेंट टू गेट इन टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया में पहले सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन था सभी सेंटर्स के लिए, स्टेट्स के लिए, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। मैंने पहले इसलिए बोला क्योंकि पहले जम्मू एंड कश्मीर का अलग था, लेकिन अब पूरी कंट्री के लिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। जबकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है, वहाँ पे स्टेट्स कैन ड्रॉ देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ it is a comprehensive document, as I already shared. It contains provisions in regard to the administration of states following Canadian Constitution 1982. बल्क ऑफ प्रोविजंस, जैसा कि हमने बताया कि आपको अडॉप्ट किए गए हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बैग ऑफ बोरोइंग्स बोलते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं काफ़ी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से। कुछ एग्जांपल्स दूँ तो हमने फंडामेंटल राइट्स लिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यूके से लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने आयरलैंड से लिए, और इस तरह से काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें हमने ली। ओके, तो आपको मैंने बताया कि जो सेंटर था और जो स्टेट, दोनों के लिए एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। अब स्टेट, क्योंकि यूएस के अंदर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट जो है वो अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। स्टेट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है आर्टिकल 12 के अंदर, जिसमें कि मेनली 4 चीज़ों को वो कवर अप करता है: पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी। अगर इसकी स्टेट के हम इसके 4 मेन एलिमेंट्स हैं स्टेट के। ओके, और इसकी अगर जो उसमें दिया हुआ है आर्टिकल अगर 12 की बात करें तो वो इंक्लूड करता है गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट इन द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स एंड ऑल अदर अथॉरिटीज़, लोकल अथॉरिटीज़ that within the territory of India or under the control of the government. The next point is judicial review, which has been defined under Article 13 of the Indian Constitution. इसमें बताते हैं कि जो पावर ऑफ लेजिस्लेचर है, ठीक है, लॉ बनाने के लिए, आपको पता है कि एक तरह से 3 चीज़ें हैं: एग्जीक्यूटिव, ठीक, सेकंड आपका लेजिस्लेशन, और आपका फिर आता है जुडिशरी। यही सेपरेशन ऑफ पावर में भी आप इसकी बात कर सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा और आपको समझाऊं तो एग्जीक्यूटिव में आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, और बाकी के अदर मिनिस्टर्स आते हैं, जिनका काम होता है इम्प्लीमेंट करना लॉज को जो लेजिस्लेटिव द्वारा बनाए जाते हैं। लेजिस्लेचर या फिर हम पार्लियामेंट की बात करें तो उसमें प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा आते हैं, जिनका काम होता है लॉज को बनाना एंड टू सीक अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी की अगर हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, वो सॉल्व करता है कॉन्फ्लिक्ट्स, चाहे वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में हो, चाहे पब्लिक रिलेटेड मैटर्स या कॉन्फ्लिक्ट्स हो, उन सभी को। इतना क्लियर हुआ। वापस आते हैं टॉपिक पे। अगर हम जुडिशियल रिव्यू की बात करें, हमने आपको बताया कि पावर ऑफ लेजिस्लेचर टू मेक लॉज इज़ नॉट एब्सोल्यूट, वो एब्सोल्यूट नहीं होती है, एंड दैट द वैलिडिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सच लॉज आर सब्जेक्ट टू रिव्यू बाय द कोर्ट्स, ठीक है। हैंस द फाउंडिंग फादर्स एक्सप्रेसली मेड जुडिशियल रिव्यू अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल
13 एंड गेव द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 द रोल ऑफ सेंटिनल्स। ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू है वो पहली बार प्रपोज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका के अंदर। ओरिजिनली यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये नहीं था जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट। ये केस हुआ था मार्वी वर्सेस मेडिसन, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद ही यहाँ जो एग्जिस्टेंस में आया था, आप नोट कर लीजिएगा इसका नाम, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। देयर आर वेरियस प्रोविजंस मेड टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। आपको पता है कि काफ़ी सारे प्रोविजंस लिए जाते हैं कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बना के रखी जाए। ठीक, आपको पता है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले सेपरेशन ऑफ पावर की बात की थी, जिसमें एग्जीक्यूटिव उसका काम अलग था, लेजिस्लेचर का काम अलग था और जुडिशरी का काम अलग था। ठीक, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इसीलिए भी ज़रूरी है ताकि न्याय के साथ कोई छेड़खानी ना कर सके। तो इसीलिए जुडिशरी को हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि एक सही न्याय सामने आ सके। और आपको पता है काफ़ी सारे प्रोविजंस होते हैं, जैसे कि सिक्योर करने के लिए टेन्योर को जजेस के लिए, जो कि आर्टिकल 124A है, और हाई कोर्ट का आर्टिकल 217 है। उसके बाद फिक्स्ड सर्विसेज कंडीशंस फॉर द जजेस एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट चार्ज्ड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि बात की गई है इसकी आर्टिकल 125 के अंदर। देखिए यहाँ पे कई सारे प्रोविजंस हैं जो कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करते हैं एग्जीक्यूटिव से, एंड ये जो चीज़ है वो अप्लाई होती है सबऑर्डिनेट जुडिशरी के ऊपर भी। ठीक है, ताकि जुडिशरी क्योंकि है वो क्या करता है, वो आपके फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करता है और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन देता है, तो उसका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। और एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जुडिशरी जो है वो एक इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है डिटरमाइन करने में लिमिट्स, जो कि सेंटर स्टेट्स को ये पावर दी हुई है उनकी लिमिट्स तय करता है। ऐसा नहीं है कि जो जुडिशरी है वो सिर्फ इंडिपेंडेंट है, वो इंटीग्रेटेड भी है। इंटीग्रेटेड होने का मतलब है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसके बाद आपका हाई कोर्ट आते हैं विच इज़ ऑन द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, फिर आपके कई सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। तो इस तरह से वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड अप है। आपको पता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी केस का जजमेंट दिया और कोई भी एक केस आता है सिमिलर जिसमें सारी चीज़ें सेम होती हैं, सारे फैक्ट्स सारे सर्कमस्टेंसेस सेम हैं, तो जो हाई कोर्ट्स है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, वो जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दी गई है उसको यूज़ करते हैं वहाँ पे फॉर गिविंग द जजमेंट। ऑब्वियसली देयर इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडी अल्ट्रम पार्टम, यानी कि जो बाकी की साइड्स होती हैं, पार्टीज जो होती हैं, उनको सुना जाता है, उसके बाद ही फैसला होता है, उसके बाद ही वर्डिक्ट दिया जाता है। बट देयर आर सो मेनी केसेस जहाँ पे चीज़ें सेम होती हैं, सब कुछ सेम होने पे तब जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पहले प्रायर दिया हुआ है उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड कम्स इज सेपरेशन ऑफ पावर। ये हम पहले ही थोड़ा सा समझ चुके हैं, तो आई होप यू गॉट इट राइट। बट अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट इज़ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कौन से होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन विच रिक्वायर्स अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट, यानी कि जिसमें कोई भी अमेंडमेंट करने के लिए कोई स्पेशल प्रोसीजर लेना पड़ता है, वो आते हैं आपके रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल अमेरिका का आप ले सकते हैं। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जो वो होते हैं जिनमें कि जो चेंजेस हैं, जो अमेंडमेंट्स हैं, वो इजीली हो जाए, वो उसी तरह से हो जाए जिस तरह से एक ऑर्डिनरी लॉ बनाया जाता है, तो वो है उसके लिए एग्जांपल है आपका, बेस्ट एग्जांपल है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 पावर देता है पार्लियामेंट को अमेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोसीजर में, इसीलिए। और अगर सिंपल मेजोरिटी की बात की जाए तो उसके अंदर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, जैसे कि आर्टिकल 3, आर्टिकल 169, आर्टिकल 239A, 348 शेड्यूल 2nd, 5th एंड 6th। अब देखिए आर्टिकल 3 बात करता है चेंजेस इन द नेम एंड बाउंड्रीज ऑफ ए स्टेट, फॉर्मिंग अ न्यू स्टेट, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ ए स्टेट। बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू स्टेट। और अभी आर्टिकल 12 में हमने आपको बताया था, जब हमने स्टेट की बात की थी कि स्टेट क्या होता है, उसके 4 मेन एलिमेंट्स की बात की थी, उसमें क्या क्या चीज़ें वो इंक्लूड करता है। आर्टिकल 3 बात करता है कि कोई भी चेंज करना है किसी भी स्टेट का नाम, तो हम क्या करेंगे। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि कुछ नाम चेंज किए गए, तो वो आर्टिकल 3 को यूज़ करके किए गए, और क्योंकि वो सिंपल मेजोरिटी में आते हैं तो इसीलिए इतनी ईजिली चेंज हो जाते हैं। उसके बाद आता है आपका फॉर्मिंग अ न्यू स्टेट। कोई भी न्यू स्टेट बनाना हो, किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ाना या घटाना हो, तो उसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। फिर आता है आपका आर्टिकल 169 which is about abolition and creation of legislative councils. Third is creation of legislature for union territories
आर्टिकल 239A। आर्टिकल 348 बात करता है लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के बारे में। एंड सेकेंड एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल्स को हम एक अलग से वीडियो में कवर अप कर लेंगे। उसके बाद कुछ प्रोविजंस की बात करते हैं जो स्पेशल मेजॉरिटी को लेके काम करते हैं। और स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है कि आपको 2/3 यू नीड in the two houses of parliament, that is 2/3 of the total members present and voting, and a majority of the total membership of the house. This is the special majority you need to make an amendment. Clear? अब इसके लिए कुछ आर्टिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो वो है आर्टिकल 54, 55, 73, 162, 241, चैप्टर 4th और पार्ट 5th, चैप्टर 5th और पार्ट 6 एंड चैप्टर 1st ऑफ पार्ट 11 एट्सेट्रा। कई सारे हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं। अगर आप चाहेंगे तो इन आर्टिकल्स को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिख दूंगी। Thus the constitution is made adaptable by precising a variety of ways for changing the original text। तो अब आपने देखा कि इसमें सिंपल मेजॉरिटी यानी कि जो ऑर्डिनरी लॉज की तरह जो चेंज है वो तो हो गया आपका फ्लेक्सिबल, और जिसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए वो हो गया आपका रिजिड। तो इस तरह से, लेकिन हमने यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रख के इस कॉन्सेप्ट को देखा और आपने देखा कि कई सारे आर्टिकल्स हैं जो सिंपल मेजॉरिटी को फॉलो कर रहे हैं और कई सारे किसको कर रहे हैं, स्पेशल मेजॉरिटी को। यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या हुआ, इन दोनों का मिक्सचर। See, the amendment apart from a special majority requires ratification by the legislature of the states, but the resolution of half of the legislature is adopted. In the USA, 3/4 of the state are required to ratify. नाउ आई होप इट इज़ क्लियर कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना ही पूरी तरह रिजिड है ना ही पूरी तरह फ्लेक्सिबल है। और जो कि अगर हम बात करते हैं कि अभी तक इंडिया में मोर देन 100 टाइम्स हम अमेंडमेंट हो चुके हैं, ठीक। 101 आपको पता है GST को लेके था। नेक्स्ट कम्स इज फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस। आप सभी को पता है कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक। अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है या जो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसे समझने से पहले हमें जानना होगा कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन या यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जहाँ पे दो गवर्नमेंट होती हैं, डिवीजन ऑफ पावर्स होता है स्टेट और सेंटर के बीच में, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है और बाइकैमरलिज्म, ठीक। यूनिटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सिंगल सिटीजनशिप होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक। इंटीग्रेटेड जुडिशरी होती है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट होते हैं गवर्नर बाय द सेंटर, ठीक। एंड ऑल इंडिया सर्विसेज जैसा कि आप जानते हैं IAS हैं, देन IPS हैं, IFS हैं एट्सेट्रा, और इमरजेंसी प्रोविजंस, ये सब कुछ। अब फेडरल सिस्टम आपने देखा और यूनिटरी सिस्टम आपने देखा। कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं फीचर्स के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। उसमें 2 गवर्नमेंट आता है, साथ में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन भी आता है, सिंगल सिटीजनशिप भी आता है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी आता है। यानी कि कुछ फीचर्स जो है वो फेडरल सिस्टम के हैं और कुछ फीचर्स जो है वो यूनिटरी सिस्टम के हैं। मोरओवर द टर्म फेडरेशन हैज़ नोवेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 में डिस्क्राइब किया गया है इंडिया को एज यूनियन ऑफ स्टेट्स विच इम्प्लाइज 2 थिंग्स। पहला, इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द स्टेट्स, और दूसरा, नो स्टेट हैज़ द राइट टू सक्सीड फ्रॉम द फेडरेशन। Hence, the Indian Constitution has been variously described as federal in form but unitary in spirit, quasi-federal, या फिर आप bargaining of federalism, and then cooperative federalism, federation with a centralizing tendency, ये सारा कुछ। फिर आपकी बात आती है कि कन्वर्जन ऑफ फेडरल टू यूनिटरी सिस्टम ड्यूरिंग इमरजेंसी। आपको पता है कि इमरजेंसी प्रोविजंस जो कि आर्टिकल 352 इमरजेंसी कॉज्ड बाय वार और एक्सटर्नल एग्रीगेशंस आर्म्ड रेबेलियन, then article 356 emergency caused by failure of constitutional machinery, and article 360 financial emergency। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक इंडिया में नहीं हुई है, एक भी बार नहीं हुई है, 0 टाइम्स। एंड अगर हम इनकी बात करें तो क्या होता है कि कोई भी इमरजेंसी लगती है तो स्टेट के पास से जो पावर्स हैं वो उनके प्रेसिडेंट इनके हाथ में चली जाती है, ठीक। लेकिन क्योंकि यूएस की अगर हम बात करते हैं वो बेस्ट एग्जाम्पल है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके केस में ऐसा नहीं होता है। बट ड्यूरिंग वार, जब ये वर्ल्ड वॉर हुआ था, यूएस जुडिशरी गेव वाइड इंटरप्रिटेशन टू डिफेंस पावर स्ट्रेंथनिंग द हैंड्स ऑफ द यूनियन, बट स्टिल यूएसए इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें जो छोटा सा एक्सेप्शन था, बहुत ही माइनर सा, वो बता दिया।
इसके आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, आपको पता होगा कि हम सभी को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कलर, कास्ट, रिलीजन, किसी भी ये जो भी आधार होते हैं उन सभी को आधार पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करते हुए हम सभी को अधिकार होता है कि अगर हम अटेन कर लेते हैं एक एज ऑफ मेजोरिटी दैट इज़ 18 ईयर्स, जो कि पहले 21 साल थी लाइक इन 1989, लेकिन 61st अमेंडमेंट हुआ था 1988 में, तो उसके बाद इसकी एज जो है वो 21 साल से घटा के 18 साल कर दी गई, जिसके हिसाब से ये है कि अगर कोई भी 18 साल की एज अटेन कर लेता है तो उसको अधिकार होता है कि वो वोट दे सकता है और अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है। एंड इट वॉज अडॉप्टेड एज द बेसिस ऑफ इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इवन इन द वेस्टर्न कंट्रीज़ जो राइट टू वोट था वो एक्सटेंड हुआ ग्रेजुअली। फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसए की अगर हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने फ्रेंचाइजी दी थी वुमेंस को 1920 में, ब्रिटेन में 1928, यूएसएसआर जिसको अभी हम रशिया बोलते हैं उसको 1936 में, एंड देन इटली की अगर बात करें 1948 में, एंड स्विट्ज़रलैंड 1971. So these are the changes that took place in Western countries regarding the right to vote that extended gradually there. So the next is single citizenship. Indian citizenship is federal and envisages dual polity but provide for single citizenship. As we all know, there is no state citizenship in India. लेकिन अगर हम एग्जांपल लेते हैं डुअल सिटीजनशिप का तो उसके लिए यूएसए एक अच्छा एग्जांपल है, जहाँ पे स्टेट की अलग सिटीजनशिप मिलती है और एक जो सेंटर है उनकी तरफ से अलग सिटीजनशिप मिलती है, सो दैट वन कैन एन्जॉय डुअल सेट्स ऑफ राइट्स। ठीक है, जो एक कन्फर्म किए जाते हैं नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में आप कहीं भी जाइएगा आप इंडियन कहलाते हैं। पहले ऐसा था कि हाँ जम्मू एंड कश्मीर वगैरह का थोड़ा कुछ अलग था, लेकिन अब ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी जाइए यू आर इंडियन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट वाज द एम फॉर हैविंग सिंगल सिटीजनशिप? कुछ तो एम रहा होगा सिंगल सिटीजनशिप को फ्यूचर में रखने का। उसका एम था कि कहीं भी आप ऑल ओवर इंडिया जाएं यू एंजॉय द सेम राइट्स ऑफ सिटीजनशिप नो मैटर इन व्हाट स्टेट यू रिसाइड। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए उससे। एंड देन उसके बाद और साथ में था कि इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक, रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के लिए। लेकिन डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर अ सिंगल सिटीजनशिप एंड यूनिफॉर्म राइट्स फॉर ऑल द पीपल, इंडिया हैज़ बीन विटनेसिंग द कॉमन राइट्स। क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, कास्ट वॉर्स हो जाते हैं, लिंग्विस्टिक क्लैशेस हो जाते हैं एंड एथनिक डिस्प्यूट्स भी होते हैं। दिस मीन्स कि जो मेन गोल चेरिश किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा ताकि एक यूनाइटेड और इंटीग्रेटेड इंडियन नेशन वो फॉर्म कर सके, वो अभी पूरी तरह से मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें अभी काम करना बाकी है। और वो अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। अब ये काम जो होगा वो हमारे अपने स्तर पे होगा। सो द नेक्स्ट इज़ यूनिटी इन बेसिक मैटर्स। ठीक है, सिंगल जुडिशरी है, ऐसा नहीं है कि स्टेट के लिए कोई सेपरेट जुडिशल इंस्टीट्यूशंस हो एंड सेंटर के अलग, ऐसा नहीं है, सिंगल जुडिशरी है। एंड देन उसके बाद आपको पता है कि जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है इंडिया में। एंड बेसिकली जो सिविल और क्रिमिनल लॉज जो भी हैं, प्रोसीजर जो भी हैं, वो सभी स्टेट्स में सेम है। ठीक, IAS, IPS, IAFS, आपको जो कॉमन एग्ज़ाम्स हैं वो सभी स्टेट्स के लिए एक ही लेवल पे होते हैं। नेक्स्ट इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ना कि जो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, हमने वो ना लेके पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लिया था जो कि ब्रिटिश का है। एंड देन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। जबकि अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तो वो बेस्ड है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द टू ऑर्गन्स। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसको हम वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड कैबिनेट गवर्नमेंट। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इट इस्टेब्लिशेस द पार्लियामेंट्री सिस्टम ना सिर्फ सेंटर में बट स्टेट्स में भी। फीचर्स जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के वो कुछ इस तरह से है। पहला, नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, आपका मेजोरिटी पार्टी रूल होता है। ठीक, सेकंड एंड थर्ड, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। फोर्थ इज मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर। फिफ्थ इज लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर ऐसे। And sixth is dissolution of the lower houses, that is Lok Sabha or the Assembly.
इवन दो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम लार्जली बेस्ड है ब्रिटिश पैटर्न पे, कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं जो कि दोनों के बीच में हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन पार्लियामेंट जो है वो सोवरेन नहीं है, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट है। एंड फर्दर द इंडियन स्टेट हैज़ एन इलेक्टेड हेड, हमने आपको बताया रिपब्लिक, जबकि ब्रिटिश में स्टेट का कैसा है, हेरिडिटरी हेड होते हैं, मोनार्की है वहाँ पर। देयर आर सो मैनी पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो इसको प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट भी बोल देते हैं। उसके पीछे का रीज़न है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हेड होते हैं स्टेट के, ठीक है, और हेड होते हैं गवर्नमेंट के, और जो मिनिस्टर्स हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी अ मिनिस्टर एक्सेप्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months। ओके, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको एक साथ हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ, दे होल्ड ऑफिस ओनली इफ द मेजोरिटी इन लोकसभा सपोर्ट्स देम एंड मस्ट रिजाइन ऑन लूजिंग कॉन्फिडेंस। उनको रिजाइन करना पड़ता है अगर वो कॉन्फिडेंस लूज करते हैं तो। और जो मेंबर्स होते हैं दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल फॉर 5 years, ठीक, एंड इट इज़ लाइक रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, सो इसमें मैंने 10 पॉइंट्स यहाँ पे आपको लिस्ट किए हैं, बट हमने इसमें कई सारे और भी पॉइंट्स को कवर किया है। मीन्स वी हैड डिस्कस मोर देन 10 फीचर्स हियर, सो लेट मी टेल यू इन द एंड अ लिस्ट ऑफ दोज फीचर्स। फर्स्ट, lengthiest written constitution. Second, drawn from various sources. Third, it is a blend of rigidity and flexibility. Fourth, federal system with unitary bias. Fifth, parliamentary form of government. Sixth, synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy. Seventh, integrated and independent judiciary. जब हमने independent judiciary की बात की थी तो हमने integrated judiciary को भी समझा था। एंड फंडामेंटल राइट्स के हम ऊपर अलग से वीडियो लेके आएंगे। DPSP के ऊपर भी हम अलग से वीडियो लेके आएंगे, इसलिए इसको हमने नहीं यहाँ पे डिस्कस किया। एंड देन आपका आता है सेक्युलर स्टेट। प्रियम्बल में हमने पढ़ा था सेक्युलर, सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सब कुछ। 8th, सेक्युलर स्टेट। एंड देन 9th, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। 10th, सिंगल सिटीजनशिप। 11th, इंडिपेंडेंट बॉडीज, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, वी डिस्कस्ड ऑल ऑफ देम। एंड देन 11th, supremacy of power. 12th, emergency provisions. And then 3-tier government, we talked about this also. इमरजेंसी प्रोविजंस में हमने पढ़ा था कि यूएस किस तरह से वॉर के टाइम में उसने वो सिंगल हैंड में पूरा पावर को लिए थे सेंटर के। सो आई होप आई हैड मेड द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। लिस्ट ऑफ सोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। Thank you so much for watching and keep learning.